नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पूरे 5 साल के बाद, जी हां, पूरे 5 साल के बाद भारत और चीन के बीच तनाव खत्म होने की उम्मीद जागी है। नई दोस्ती की शुरुआत होती नजर आ रही है, क्योंकि पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रूस में अब से कुछ देर में मुलाकात होने वाली है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात से रिश्तों पर जमी धूल साफ होगी, बर्फ साफ होगी और बहुत से विवादों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि चीन की तरफ से इस बार सकारात्मक पॉजिटिव रुख नजर आ रहा है। इसके पीछे फिलहाल सबसे बड़ी वजह है पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात से पहले ही एलएसी पर दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग से जुड़े 5 साल पुराने विवाद का सुलझ जाना। इसके पीछे भारत की वो कूटनीतिक ताकत भी है जिसके दम पर भारत समूची दुनिया में शक्तिशाली बनकर उभर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चीन पर एक बार फिर से भरोसा करना सही होगा? कहीं ऐसा ना हो कि हम करते रह जाएं बात और वो पीठ पीछे से कर दे घात। इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार की मुलाकात के बाद चीन शांति की राह पकड़ लेगा? इस पर विस्तार से चर्चा जरूरी है, करेंगे। लेकिन अभी बात के आखिर आज इस मुद्दे पर चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रूस में पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच मुलाकात होने वाली है। गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत होगी। बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि माना जा रहा है कि एलएसी पर पेट्रोलिंग के बाद चीन सामान्य रिश्ते करने की ओर रुख कर रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन पर भरोसा जताया जा सकता है? डिबेट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चीन ने हमेशा बातचीत के बावजूद वादा खिलाफी की है, वादा करके तोड़ने का काम किया है। तो ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। चलिए ताल ठोके की शुरुआत करते हैं। आज की बड़ी बहस के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह कई मेहमान हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। बीजेपी से आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से अजय उपाध्याय हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे। ऋत्युषमणि त्रिपाठी हैं, चीन मामलों के जानकार हमारे साथ। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। मंजू सेठ पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं और वी.के. दत्ता रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज अपनी इस डिबेट में। और सबसे पहले आरपी सिंह साहब, आप ही का रुख किए लेता हूं, क्योंकि चीन ने हमेशा पीठ में छुरा घोंपा है। इस बार कितनी उम्मीद की जाए? क्योंकि यही उम्मीद हम दोहराते हैं जब जब चीन से हमारी बात होती है या हमारे पीएम से उनके राष्ट्रपति की मुलाकात होती है। जब भी वो यहाँ झूला झूल कर जाते हैं तब हम उम्मीद से हो जाते हैं, लेकिन हर बार चीन उम्मीद तोड़ता है। इस बार क्या गारंटी है सर? अनुराग जी नमस्कार, इस विषय पर मुझे बुलाने के लिए जी। परंतु एक मूल बात समझें, आज से पहले जब हमारी सरकार आने से पहले कितनी बार चाइना और भारत के प्रधानमंत्री जब उनके जो स्टेट हेड हैं मिलकर उन्होंने बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश की होगी। और हमेशा हम लोग कम डाउन करते रहे, वो लोग हमारे यहाँ आक्रमण करते रहे, हमारी ज़मीन हथियाते रहे, हम लोग पीछे हटते रहे और हम लोग उनके हिसाब से जो वो करते रहे मानते रहे। शांत शरण थे जो एनएसए थे, उनका बयान याद करिए। उन्होंने कहा था कि 640 किलोमीटर ज़मीन चाइना हथिया कर ले गया है। एंथनी साहब का बयान याद करिए कि हम चाइना के बॉर्डर पर इसलिए अपनी तैयारी नहीं करते, जहाँ हम चाइना के बॉर्डर पर इसलिए हम लोग सड़कें नहीं बनाते, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करते, वहाँ पर ब्रिजेस नहीं बनाते, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा करते, क्योंकि कल वो चाइना हमारा ही इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करेगा। ये पिछले 10 साल में है कि हमने वहाँ पर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया, हमने अग्रेसिव पोस्टरिंग भी करी और कई जगह पर चाइना को डिसलॉज भी किया। परंतु क्योंकि हमारे देश के अंदर ही ऐसे लोग बैठे जिनको चाइना से ज़्यादा प्यार है, चाइना से मोहब्बत है
और चाइना जो उनसे चाहता है या जैसा वह चाइना सोचता है उस हिसाब से यहाँ बोलते भी हैं, और उसके कारण भी हैं। उसके कारण सबको जानकारी है कि किस प्रकार से एक एग्रीमेंट कांग्रेस पार्टी का और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एग्रीमेंट भी हुआ था, जो आज तक दुनिया के सामने नहीं है कि क्या एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट में क्या लिखा गया था। परंतु उस एग्रीमेंट से पहले या शायद मुझे याद नहीं, थोड़ी देर पहले कुछ पैसे का लेन देन भी हुआ था राजीव गांधी फाउंडेशन में चाइना की एम्बेसी के माध्यम से। परंतु वो अपनी जगह विषय है, परंतु जो मूल विषय है कि चाइना को लेकर जिस प्रकार का रुख हमारी सरकार का रहा, हम तो चाहते हैं कि दुनिया में सब देशों में सब जगहों पर बातचीत से ही रास्ता निकलता है। और हमने यूक्रेन और रशिया का मामला हो, हमने तब भी कहा, हमने फिलिस्तीन और हमास का मामला तब भी कहा कि ठीक है, ये सब चीज़ें जो कागज़ पर लिखी हैं ये पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं। आरपी सिंह साहब, जो आपने सवाल पूछा, मैं अजय उपाध्याय से वो सवाल भी पूछूंगा, लेकिन एक सवाल मेरा भी है, और वो ये है कि 21वीं मुलाकात हो रही है चीन के साथ हमारी, ये प्रधानमंत्री मोदी साहब के रहते हुए। इससे पहले 20 मुलाकातें हो चुकी हैं, पीएम मोदी साहब ही थे। चीन से हमें क्या आश्वासन मिल गया और क्या अपने वादे पर वो खरा उतरा, क्या दिया, क्या हासिल क्या है चीन से इन 20 मुलाकातों का? देखिए, जो मुलाकातें पहले, उसके पिछले 5 साल में तो कोई सब कुछ मामला रुक गया। हम तो चाहते थे संबंध अच्छे हो, हमारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान से भी हम संबंध अच्छे बनाना चाहते थे। हमने शुरुआत उसी ढंग से करी थी, पर अगर वह नहीं माने तो फिर हमारे पास रास्ते थे, हमने वो रास्ते अडॉप्ट भी किए। आज उसी का कारण है कि चाइना ने सोचा था कि ये 1 साल 2 साल निकालेंगे, वहाँ पर इंडियन आर्मी 1 साल 2 साल निकालेगी, उसका इंडियन आर्मी पीछे हट जाएगी। उनको लगता था कि इतनी सर्दी में कैसे इंडियन आर्मी वहाँ पे काम करेगी, किस प्रकार से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इंडियन आर्मी आंखों में आंखें डालकर सामने खड़े होकर लड़ाई भी लड़ना जानती है। और इंडियन आर्मी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस अपनी मेंटेन करते हुए उसको स्ट्रेटेजिक पोजीशंस में एडवांटेज लेते हुए चाइना के लिए नुकसान भी कर सकते हैं, ये भी हुआ। तो वो सब होते होते आज इस पोजीशन पर है जहाँ पर फिर लगता है कि नहीं, अल्टीमेटली तो बातचीत से रास्ता, और जो जितना वह उस पोजीशन पर हो रहा है उसको डिसंगेज करा जाए, उसको थोड़ा ठीक किया जाए। दोनों देशों को लगता है, चाइना का भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है। और एक सेकंड दे दीजिए, और वो जो वे है कहीं और खर्चा जाए। हमारा एक बॉर्डर और है जहाँ पे हमको जरूरत है चिंता करने की, उस बॉर्डर पे चिंता करी जाए। और अगर चीज़ें माहौल ठीक हो सकती हैं तो अच्छी बात है, और अगर एशिया के अंदर अगर 2 पावर्स इकट्ठी इमर्ज हो सकती हैं, चल सकती हैं, तो और अच्छी बात है। ठीक है, मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय को अब डिबेट में लाऊंगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैंने आरपी सिंह साहब से आपके सामने सवाल पूछा कि भाई इससे पहले की 20 मुलाकातों का हासिल क्या है, क्योंकि उन्होंने ये सवाल किया था कि आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार से पहले जो सरकार थी उनके नुमाइंदों से, उनके प्रवक्ताओं से पूछिए कि वो उस समय में चाइना के स्टेट हेड से कितनी बार मिले थे, चीन से भारत ने कितनी बार संपर्क किया था और उसका क्या हासिल था। अजय उपाध्याय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अच्छा, उनका फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। ठीक है, वीके दत्ता साहब को लेकर के आते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता साहब, सवाल यह है, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा जब चीन के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स सम्मेलन में कहा कि वो शांतिपूर्ण ब्रिक्स देखना चाहते हैं। उन्होंने गाजा और लेबनान में सीज फायर की वकालत की। बड़े कमाल की बात है कि जो आतंकी देश पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रखे हुए हैं वो शांति की वकालत कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि क्या उम्मीद की जाए चीन से इस बार? देखिए, ऐसा है कि हमेशा उस आदमी की इज्जत होती है जो ताकतवर होता है जी। चीन ने हमें आजमाने की कोशिश करी 2020 में, जबकि कोविड एकदम पीक पे था। उसने सोचा कि कोविड के चलते हिंदुस्तान की फौज मोबिलाइज नहीं कर पाएगी, और वो जो एक्सरसाइज कर रहा था जिनजियांग में, वो वहां से पूरे ट्रुप्स लेके हमारे लद्दाख के इलाके में आ गया, और आके उसने उन एरिया के ऊपर आके बैठ गया जहाँ पे जो हम LAC को बोलते हैं, जो हमारे दोनों तरफ के क्लेम लाइंस हैं, उसके ऊपर हम सिर्फ पेट्रोलिंग करते थे। ये पेट्रोलिंग की जगह पे आके बैठ गया, और इंडियन आर्मी ने तुरंत मिरर डिप्लॉयमेंट करी। आप यकीन नहीं मानेंगे, 15-20 दिन के अंदर 50,000 इंडियन फौज कोविड के दौरान उस जगह पे पहुंच गई जहां पे चीन की फौज आके ऑलरेडी बैठ गई थी। और ये उनको एक बहुत बड़ा अचंभा हुआ कि इतना बड़ा मोबिलाइजेशन कैसे हो गया, इंडियन आर्मी की इतनी बड़ी नफरी कैसे पहुंच गई, जबकि आपका वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल का डेवलप नहीं था। क्योंकि इतने सालों से जो हमारी पिछली सरकारें रही हैं,
उन्होंने उस इलाके को कभी डेवलप ही नहीं किया। वो तो बल्कि दौलत बेग ओल्डी का जो एयरफील्ड बनाया, वो भी हमारे एयरफोर्स के एक सीनियर अधिकारी का इनिशिएटिव था कि उसने जहाज वहां पे लैंड कर दिया और बाद में बताया कि मैं लैंड हो चुका हूं, नहीं तो वो भी नहीं होता। तो ये जो एक झटका लगा चीन को कि इंडियन आर्मी ने मिरर डिप्लॉयमेंट, मिरर का मतलब होता है आपका एक हमारा एक, आपके 10 हमारे 10, और उसके साथ में जब जो गलवान में झड़प हुई उसके बाद जो चीन का एक सुपरमैन का एक रुतबा बना हुआ था दुनिया में, वो पंचर हो गया जब हिंदुस्तान की फौज ने मार मार के चीनियों का वहां लिटाया। हमारा भी नुकसान हुआ, उसका भी नुकसान हुआ। हालांकि वो कहता है मेरे सिर्फ 5 मरे, लेकिन जो आंकड़े दूसरी सोर्सेज से आ रहे हैं उनके 60-70 जवान मारे गए थे गलवान के अंदर। उसके बाद चीन को ये लगा कि हिंदुस्तान जो पहले भी उसके साथ जंग लड़ चुका है, 62 की जंग के बाद 1967 नाथुला में हिंदुस्तान की फौज ने मार मार के 300 चीनी लिटा दिया था वहां नाथुला में, और वो मार अभी तक चीन भूला नहीं है। उसके बाद में 85 में इन्होंने कोशिश करी थी हमारे अरुणाचल के इलाके में आने की, वहां भी इंडियन आर्मी ने एडवांस करके इनको रोक दिया था। तो चीन को ये मालूम है कि इंडियन सोल्जर जो है, जवान, अगर वो सही इक्विपमेंट हो, उसके पास सही उसकी लीडरशिप हो, तो वो एक पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन सोल्जर है। वो उसके साथ लड़ने के लिए उसके पास मादा नहीं है। चीन के अंदर जो आज के दिन में जवान आ रहे हैं, वो जबरदस्ती उनको एनरोल किया जाता है। वो लड़के जो है रोते हैं वो जब उनको गलवान में जाना पड़ता है वहां, और उसके भी बहुत सारे वीडियो आपने शायद देखे होंगे। तो ये जो हमने करके दिखाया चीन को, और बाद में जो रूस यूक्रेन की जंग चल रही है, चीन को भी ये लगा कि अगर यूक्रेन जैसा मुल्क रूस के एक जो सुपर पावर के सामने 3 साल से लड़ता चला जा रहा है, अगर उसको कोई सपोर्ट कर देगा तो हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान की जो आज की हमारी आबादी है उससे बड़ी है, और हमारी जो एक्सपीरियंस है उससे ज्यादा है। हमारी फौज लगातार इंसर्जेंसी में 65 की जंग, 71 की जंग, वो लगातार लड़ते आए हैं। 99 के अंदर कारगिल की जंग, ये सारा चीन को मालूम है। और जिस दिन हिंदुस्तान की फौज अपने करनी पे आ जाए तो चीन का सैनिक उसके सामने टिक नहीं सकता। हाँ, उसके पास में मिसाइल ज्यादा हो सकते हैं, एयरफोर्स ज्यादा हो सकती है। ठीक है, वीके दत्ता साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ प्रोफेसर ऋतुषा मनी त्रिपाठी भी हैं। ऋतुषा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये सब बातें जो वीके दत्ता साहब कह रहे हैं, जाहिर सी बात है ये चीन भी जानता है, लेकिन बावजूद उसके वो किस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है हमने देखा कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर के किस तरीके से बांग्लादेश को अस्थिर कर दिया पूरी तरीके से। चीन की मंशा पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, अब उसे क्लीन चिट कैसे दे दी जाए, या ये कैसे कहा जाए कि इस सम्मेलन के बाद चीन शांति के रास्ते पर चल पड़ेगा या अपने पड़ोसियों को चलने देगा? जी, चीन का इसके बाद किस तरीके का रुख रहेगा इसके बारे में कोई गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन इस बारे में भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर भारतीय सरकार एक पहल कर रही है कि ये जो एक लंबा ब्लॉक रहा है एक दूसरे के प्रति, जो सीमा पर तनाव रहा है, उसको अनब्लॉक करने की जरूरत है। और उसी परंपरा और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो कंसर्न भारतीय सरकार के पास हमेशा रहता है कि कितनी फिजिबिलिटी है कि हम रेस्ट्रिक्शंस और टेंशन्स बनाए रहें वहाँ पर। और जो दूसरी बात पॉइंट आउट की जा रही है कि चीनी इन्वेस्टमेंट को हमने रोका हुआ है बहुत लंबे समय तक, तो उसको लेकर भी इंडस्ट्री में और एक पूरा माहौल बना हुआ है कि क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव हम क्रिएट करने में सक्षम हुए हैं, कामयाब हुए हैं, जहां सप्लाई चेन्स को की बात हो या मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो, क्या इन सब चीज़ों में जो एक हमारा लंबा डिपेंडेंस रहा है चीन को लेकर, क्या हम उसमें किसी प्रकार का ऑल्टरनेटिव बना पाए हैं। तो इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि इनको ध्यान में रख के, मद्देनजर रख के, और एक लंबा अगर तनाव की स्थिति बनी हुई है तो वो कितनी हद तक कारगर है भारतीय सुरक्षा नीति के लिए और नेशनल इंटरेस्ट के लिए, उन सब चीज़ों को लेकर एक लंबा प्रश्न हमेशा खड़ा रहता है, बड़ा प्रश्न खड़ा रहता है। तो मुझे लगता है कि चीन का क्या फ्यूचर में रुख होगा, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत अपने लिए क्या चूज करे। सिवाय मतलब सिर्फ रिएक्शन देने की बजाय हम भी अपनी रणनीति किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो चीन क्या करेगा वो शायद उनके हाथ में है, लेकिन भारत क्या करेगा इसको ध्यान में रख के हमें कैसी पहल लेनी है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक्स डिप्लोमेट मंजू सेठ भी हमारे साथ। मंजू सेठ, क्या करना चाहिए? जिस तरीके से ऋतुषा कह रही हैं कि ये बहुत डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं इस मुलाकात के बाद,
क्या करना होगा? भारत की क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या कूटनीति रहनी चाहिए इस बार चीन के साथ? मेरा मानना है अनुराग जी कि ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हुआ है, थॉ जिसे कहते हैं बायलैटरल रिलेशंस में, और ये एक, लेकिन हमें कॉशन के साथ आगे बढ़ना है भी। हम बिल्कुल इसमें बहुत कुछ नहीं हो सकता कि सब कुछ ठीक हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक छोटी सी एक स्टेप है, और हमें ब्रीदिंग स्पेस भी देती है, और हमें थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी थोड़ी सी आएगी हमारे रिलेशंस में, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड बहुत अफेक्ट हो गए हैं, और ऑफ कोर्स ट्रेड बैलेंस हमारे अगेंस्ट है, तो उसको भी हमें ठीक करना है। लेकिन इतना लंबा बॉर्डर है हमारा चीन के साथ कि हम उसको इस मुद्दे को रिजॉल्व किए बिना नहीं रह सकते थे। तो बिल्कुल हमें इसको, जो इतनी हमारी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स हुई हैं इतने 4 सालों में, और ये डोकलाम और डेप्सांग पे थोड़ा जो अरेंजमेंट वर्कआउट हुआ है, अब इसको हमें आगे चल के देखना है, ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका, और दोनों साइड्स अपना स्पेशली चीन अपना साइड ऑफ द बार्गेन, अपना साइड ऑफ द एग्रीमेंट रखता है कि नहीं, उन पे कैसे हम दबाव डालें कि वो उनको, ताकि वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट करने में हमें हमारे साथ सहयोग करें, ताकि यहाँ पे एक पीस आए, और एक हम जैसे मल्टीलैटरल डिफरेंट फोरम में काम करते हैं टुगेदर, जैसे SCO में हो गया या ब्रिक्स में हो गया, तो इन मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में भी कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम चीन को, जैसे चीन बोल रहा है कि टेररिज्म के अगेंस्ट और सब कुछ होना चाहिए, और SCO में भी ये हुआ था, ब्रिक्स में भी थोड़ी बहुत उसकी बात हो रही है, तो चीन को कैसे कन्विंस किया जाए और उनके साथ कैसे हमें काम किया जाए ताकि हम पाकिस्तान पे भी दबाव डाल सकें, और ये बंद करें ये जो पाकिस्तान का जो इस वक्त एटीट्यूड है और अप्रोच है इंडिया की तरफ, उसके ऊपर उसको कैसे बदलाव लाया जाए। टाइम लगेगा, लेकिन हमको इसको समय फोकस लगेगा करना जी। चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का रुख किए लेता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पेट्रोलिंग पर समझौते को लेकर के एक मुलाकात का ग्राउंड तो तैयार हुआ है, लेकिन ये मुलाकात पहली नहीं है। प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी साहब की 21वीं मुलाकात है, 21वीं बातचीत होगी। सवाल यह है कि हर बार चीन दगा देता है, इस बार कैसे भरोसा किया जाए, सबसे बड़ा सवाल यह है। उसके बाद चीन क्या करेगा वो बात का सवाल है, हम क्या करेंगे वो उससे भी बात का सवाल है। अनुराग जी, सबसे पहले तो यहीं से शुरू करना चाहिए कि दुनिया में कोई भी देश दूसरे देश का दोस्त नहीं होता है। चाइना हमारा परमानेंट दुश्मन क्यों है? क्योंकि उसकी एक आदत है, वो साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति करता है। तिब्बत तो उसका हिस्सा ही हो गया है, हमारे देश के कई हिस्सों पर वो दावा करता है। ताइवान को भी परेशान करके रखता है, वियतनाम को परेशान करके रखता है, ऑस्ट्रेलिया से उसके संबंध अच्छे नहीं है, जापान उससे दुखी रहता है, पूरा साउथ चाइना सी से जुड़े जितने देश हैं वो सब दुखी रहते हैं। भारत के साथ उसकी बड़ी सीमा लगती है, और हमारा और चीन का रिश्ता नेहरू जी से लेकर और नरेंद्र मोदी तक बहुत अच्छा नहीं रहा है। समय समय पर वो हमारी ढेर सा है, पाकिस्तान को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये सारी परिस्थितियां सामने ध्यान में रहनी चाहिए। लेकिन हम जिस वक्त बात कर रहे हैं, क्या हमें ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 25 साल हो गए, जिनको अलग अलग ऑफिस में 10 साल से ज्यादा समय प्रधानमंत्री रह गए, उनको ये बात नहीं पता है, और हम लोग कहते हैं कि वो दगा दे देगा? तो ये तो बड़ा मासूम सा सवाल हो गया। अब हमारा दोस्त है अमेरिका, पन्नू जैसे आतंकवादी को उसने अपने यहां रखा हुआ है, तो हमें उसको राइट टाइम तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं राइट टाइम करना पड़ेगा। रशिया दुनिया में आइसोलेट हो गया है। आप जगह इन स्थितियों को समझेंगे तब ये समझ में आएगा कि क्यों आज, मतलब मुझे तो नहीं ध्यान में है लंबे समय से कि जिनपिंग इस तरह से हंसते मुस्कुराते कभी दिखे हो किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ। यहां तक कि 2008 में जब कांग्रेस के साथ समझौता हो रहा था, तब तो वो राष्ट्रपति भी नहीं थे जिनपिंग, लेकिन तब भी उनके चेहरे पे ऐसी मुस्कान नहीं थी। आज वो हंसने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ब्रिक्स समिट के पहले चाइना कंपेल होता है, उसको ये करना पड़ता है कि वो अपने डिसएंगेजमेंट की बात करता है, कल वो क्या करेगा? वो बेईमान देश है, वो कोई ईमानदार देश नहीं है, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम है, वहां डेमोक्रेसी है नहीं। लेकिन आज वो क्या कर रहा है? आज वो कह रहा है कि हम ये कर रहे हैं। मीडिएटर कौन है? मीडिएटर है व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन के साथ लड़ते हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, आज आइसोलेटेड है। उनकी पोजीशन नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की तरह होती हुई दिख रही। 2 ही देश हैं ऐसे। अब सवाल यह है, ऐसे में कौन है जो तारणहार बन सकता है? वो है भारत।
इसीलिए पुतिन कहते हैं कि हमारे और मोदी के बीच में अब किसी अनुवादक की भी जरूरत नहीं, दुभाषीय की भी जरूरत नहीं। यहां से आप समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा जिनपिंग उस टेबल पे क्यों बैठे। नंबर 1। नंबर 2, भारत इजराइल के साथ बहुत शानदार रिश्ते हैं, लेकिन ईरान के भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और उनके साथ भी जब नरेंद्र मोदी बात करते हैं तो चाबहार के स्ट्रेटेजिक पोर्ट से लेकर मिडिल ईस्ट में भारत के दूसरे जो जिसको आप कह सकते हैं एसेट्स हैं, इंटरेस्ट हैं, उनकी बात होती। आज भारत उस पोजीशन में नहीं है। आप पुराना वो 2014 के पहले का भारत छोड़ दीजिए, जहां वो जाता था तो सिर्फ बड़ा देश है इसलिए लोग बुला लेते थे, लेकिन कोई इंपैक्ट नहीं होता था। आज हम इंपैक्ट के साथ वहां खड़े, और ये सब क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि करीब करीब 4 साल से जो अभी जो दत्ता साहब है उन्होंने बताया, हमने इक्वल एंड क्वालिटी आर्मी डिप्लॉयमेंट करने की हैसियत हासिल की है। जितना आप करेंगे उतना उसका जवाब देंगे, और जब हम एक दूसरे की ताकत आजमा लेते हैं तो कभी कभी ज्यादा बड़े दुश्मन जो होते हैं वो रणनीतिक दोस्ती करते हैं। मैं इसको दोस्ती नहीं कहता, ये स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जी, आरपी सिंह साहब, न केवल हम जानते हैं कि चाइना कितना शातिर है, और जैसा कि हर्षवर्धन त्रिपाठी भी बता रहे कि भरोसे के लायक देश नहीं है, शातिर देश है, वो अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आने वाला है, ऐसे ही चाइना भी जानता है कि भारत की ताकत क्या है, और वो देख ही रहा है पूरी दुनिया में, ब्रिक्स में खासकर देख रहा है, और जिस तरीके से शी जिनपिंग को मुस्कुराना पड़ रहा है, ये उनकी लाचारी को भी साबित करता है। भारत की ताकत जानते हुए अपनी ताकत का आकलन भी चीन ने किया होगा। जाहिर सी बात है कि चीन की स्ट्रेटेजी क्या होगी, इससे पहले भारत को यह साफ कर देना चाहिए कि भारत की स्ट्रेटेजी क्या है, क्या रणनीति रहने वाली है हिंदुस्तान की वहां पर। देखिए, पहले तो ये समझे कि पिछले 4 साल में चाइना को समझ आ गया कि ये पहले वाला भारत नहीं है जो कि अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते डरता था, सड़कें बनाते हुए डरता था। ये तो एंथनी साहब ने सदन के पटल पर, मतलब पार्लियामेंट के पटल पर ये कहा था कि हम इसलिए नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते। ये वो वाला भारत नहीं है। ये भारत वो है जो अगर कुछ होगा तो आमने सामने जमकर खड़ा भी होगा, और अपना भारत की ज़मीन का 1 इंच का टुकड़ा भी वह कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और ये जो कांग्रेस वाले बार बार कहते हैं, मैं जरा आज इसको भी स्पष्ट कर देना, आपकी बात का उत्तर देना, प्रदेश बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कृपा करके मनोज मुकुंद नरवाने साहब, एम एन नरवाने साहब जो आर्मी के चीफ थे, उनका 30 मार्च 2021 का वो बयान सुन लेना चाहिए जो उन्होंने एक किसी चैनल पे दिया था, और बाद में वह खबर के रूप में भी ये अखबार के में, ये मेरे पास उस अखबार की कटिंग है, अखबार में खबर के रूप में जनसत्ता में भी छपा था कि भारत की 1 इंच ज़मीन भी चाइना के पास नहीं है। तो क्या है कि कुछ ग्रे एरियाज रहते हैं, कुछ बफर एरियाज रहते हैं। उन बफर एरियाज के अंदर दोनों फोर्सेस चलती थी, दोनों फोर्सेस आती थी, और उसमें उन्होंने कुछ एरियाज में उन्होंने कब्जा किया, कुछ एरियाज में हमने कब्जा किया, कुछ एरियाज में फोर्सेस का आना जाना बंद हो गया, परंतु जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी वो एज इट इज मेंटेन रही। क्या लोगों को यहाँ पर गुमराह किया गया। अब इशू है कि क्या हम वापस उस स्थिति पे जाएं पहले जहाँ पर फोर्सेस का जब दोनों जगह आना जाना था, आवागमन था, वो हो चालू, जहाँ पर वो फिंगर 8 या फिंगर 4 पे हम जब जहाँ पे जिस एरिया में हम जाते थे वहाँ तक हम जाएं। क्या जिन पहाड़ों पर हम थे उन पहाड़ों पर हम वापस से ठीक रहे, और वो अपनी जहाँ वो थे वो ठीक रहे। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वह जो उनकी फोर्सेस हैं, जो उनके आर्मर्स हैं, जो उन्होंने वहाँ पे टैंक्स या जो उन्होंने और जो वहाँ पे अपने हथियार रखे हुए हैं, वह वापस ले, और हम भी उनको आस्ता आस्ता अपने हथियारों को उस ढंग से वापस लें स्ट्रेटेजिकली, कि ताकि कल अगर फिर गड़बड़ करे तो फिर वापस से हम उसका जवाब दे सकें। परंतु मुझे लगता नहीं कि अब चाइना ऐसा दुस्साहस करेगा। उन्होंने देख लिया, गलवान का भी उदाहरण आपको अभी त्रिपाठी जी ने दिया और बताया कि किस प्रकार से गलवान में जिस प्रकार उन्होंने शरारत की, तो उसका जवाब भी उनको वापस मिला। वो कहते थे कि हमारे यहाँ कुछ डेथ हुई, सबको पता है कि वो ग्रेवयार्ड की फोटोग्राफ सबने देखी थी, जो चाइना की ग्रेवयार्ड थी, उनके फोर्सेस के जो लोग जिनकी मृत्यु हुई उस झड़प के चलते हुए। परंतु जो मूल बात है, हमारा पड़ोसी देश है, हम तो चाहते हैं हमारे पड़ोसी देश के साथ संबंध अच्छे हों, और वो संबंध दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो, वो व्यापार के लिए भी फ़ायदेमंद हो, दोनों के लिए इसलिए भी फायदेमंद हो कि दुनिया में दोनों ताकतवर देश हैं, दोनों की पॉपुलेशन भी है और दोनों की जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी है। हालांकि हम अब जीडीपी ग्रोथ में लगातार चाइना को उस ढंग से मार देने की हम कॉन्टिन्यूसली हमारा पिछले 10 साल से जिस प्रकार से जीडीपी ग्रोथ आपके दावों पर मैं अब कांग्रेस का रिएक्शन भी ले लेता हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? जी, आ रही है आवाज। चलिए, मैं 3 बार इससे पहले आपके पास आया, पर दुर्भाग्य रहा कि आपको ऑडियो नहीं पहुंच रहा था मेरा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, यहाँ जितने भी एक्सपर्ट्स मेरे साथ बैठे हुए हैं एक्सेप्ट बीजेपी,
उनका ये मानना है कि अगर चाइना की बॉडी लैंग्वेज ब्रिक्स में देखी जाए, पेट्रोलिंग पर समझौते के बाद जिस तरीके से बातचीत क्या माहौल बना है, एक ग्राउंड तैयार हुआ है, चीन की तरफ से उसकी सहमति रही है, तब भारत ने जाकर के उससे बातचीत करने की पहल की है 5 साल बाद, तो उनका आकलन ये कहता है कि चीन घुटनों पर है, चीन इज़ ऑन नीज। आप यही तो चाहते थे नरेंद्र मोदी की सरकार से, आपको यही शिकायत रही थी कि चीन सिर उठा के बात करता है, अब देखिए वो घुटने पर है। तो क्या कहना है अब आपका इस पर? देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो चीन के साथ जो समझौते की बात आ रही है कि हमारा जो सैनिक है वो पेट्रोलिंग कहां तक करेगा, और सैनिकों के वापसी को के संदर्भ में जिस तरह विदेश सचिव का जो अभी बयान आया है कि वो 2002 के उन क्षेत्रों में पैदा हुए गतिरोधों का समाधान हो रहा है। यदि ऐसी बात है तो खुशी की बात होगी, अच्छा होगा, पर सच्चाई को हमें स्वीकारना होगा कि क्या वो जो यथा स्थिति है मार्च 2020 के पहले की स्थिति पैदा होगी। जिस तरह से हमारे जो सैनिक थे डेमचौक में, डेपसांग में, गोगरा स्प्रिंग में या पेंगोंग से झील में फिंगर 3 से फिंगर 8 तक जाते थे, अब 3 तक सीमित हो गए हैं। इन सभी क्षेत्रों में जो बफर जो जोन था उस जोन से पहले जो जोन था वहीं पर, और हमारे जो सैनिक जहां तक पेट्रोलिंग करते थे वो कर पाएंगे कि नहीं। दूसरी बात है, देखिए अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि लोग गलत फैला रहा था। सबको पता है जब वो 19 जून को जो घटना हुई थी 2020 में, तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया था, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, और क्लीन चिट कहीं ना कहीं उसके कारण चाइना को मिली। और ये 4 वर्षों तक जो वहां जो परिस्थिति रही है, इन 4 वर्षों में कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इससे हमारे सैनिकों को भी क्षति, 20 लोगों की शहीद हो गए, आपके साथी प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी, आर्थिक सुनिए, आपके साथी प्रवक्ता सिर्फ यही नहीं कह रहे थे, आरपी सिंह साहब ने इस पर भी सवाल उठाया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार से पहले जो भी सरकार रही है उसने चीन के साथ रिश्ते ठीक करने पर या चीन को सबक सिखाने पर कितनी मीटिंग्स की, कितनी बातचीत की, कितनी कोशिशें की। देखिए, बातचीत कितनी हुई नहीं हुई तो पूरे इतिहास और पूरे रिकॉर्ड में है, पर यह सच है कि मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री जी 3 बार गए थे, मेजबानी उनकी चीन ने की थी। जब वो अधिकृत तौर पे प्रधानमंत्री के तौर पे भी 5 बार गए, और वैसे 18 बार उनके साथ शी जिनपिंग के साथ वार्ता उनकी हुई। बावजूद वो समझ नहीं पाए चीन को। हम लोग चीन को समझते हैं कि वो उसके दायरे क्या है और उसको कितने पर ला करके रोकना है। प्रधानमंत्री जी लगता है चीन से ज्यादा भावुक हो जाते हैं, और भावुक के कारण उनको ये लाचारी समझनी पड़ी, लेकिन उनको समझना चाहिए इससे कहीं ना कहीं देश को भी एक बड़ा सामना करना पड़ा। और जिस तरह से जयशंकर जी ने कहा, आपको सबको पता है कि उन्होंने कहा था कि एक बड़ी इकोनॉमी है, उससे हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। और ये भी सच है कि 19 के बाद लगातार जो आयात निर्यात का दौर रहा, उसमें पेमेंट ऑफ बैलेंस की बात की जाए तो भारत के पक्ष में नहीं रहा। 2017-18 का जो दौर था $70 बिलियन का, वो $101 बिलियन जो है हमें डिफिसिट के तौर पे निर्भर रहना पड़ा चाइना से। ये सारी चीजें इस सरकार के द्वारा हुई। सरकार की नीतियां जो है स्पष्ट होती तो ये लगभग पूरा दशक जो है कहीं ना कहीं विदेश नीति के उलझनों का रहा है। ये विदेश नीति के बारे में सही सोच यदि सरकार की हो तो इस तरह के पड़ोसी देशों के साथ भी जो संबंध है वो भी इस तरह नहीं होते। चाहे छोटे छोटे देशों की भी बात कर ले आसपास के, और चाइना के साथ जिस तरह हमारे सैनिकों को वहां पर परेशानियां झेलनी पड़ी है, और अभी भी हमें स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। इससे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय ने कुछ सवाल उठाए। आरपी सिंह साहब, आप जवाब देना चाहेंगे या मैं आगे बढ़ूं? 2-3 छोटी छोटी बातें टिप्पणी करनी है कि कांग्रेस पार्टी सदैव ऐसी भाषा बोलती है जो चाइना को सूट करती है और चाइना के हिसाब से बोलती है। ये वही पार्टी है 1962 नहीं, कुछ गलत कहा क्या अजय उपाध्याय ने? उसको कंडम कीजिए, उसका जवाब दीजिए। मैं वही उत्तर दे रहा हूँ। ये वो पार्टी है जिन्होंने जब 38,000 किलोमीटर जगह अपनी सरेंडर कर दी, चाइना के सामने दे दी, और जब प्रधानमंत्री नेहरू जी से पूछा गया, बोले कि मेरे सिर पे बाल नहीं उगते, वहाँ पे एक दाना कोई घास का नहीं उगता, तो एक सांसद देखा मेरे सिर पे बाल नहीं तो अपना सिर थोड़ा उखाड़ कर दे दूंगा। तो ये एटीट्यूड था। आज अभी जो हुआ 2020 के बाद सबने देखा किस प्रकार से भारत की सेना आमने सामने खड़ी हो गई, डटकर मुकाबला किया। तो ये नहीं कि हमने कोई सरेंडर किया। और वही नहीं, जो ओवरऑल चाइना के प्रति एटीट्यूड, अभी जीडीपी की बात कर रहे थे, अभी ये ट्रेड की बात कर रहे थे। जब अटल जी की सरकार गई और जब इनकी सरकार आई 37 गुना ट्रेड डेफिसिट था। हमारे आने के बाद जब 3 गुना सिर्फ ट्रेड डेफिसिट हुआ, तो ये वो भी ध्यान में रखना चाहिए इनको। परंतु जो मूल बात है कि क्या
कांग्रेस पार्टी विदेश नीति पर भारत सरकार के साथ खड़ी रहेगी या एक रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या वह समय भूल जाते हैं जब नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को भेजा था यूएन में भाषण देने के लिए, बात रखने के लिए? तो असल में क्या कि आज की कांग्रेस अलग है। ये कांग्रेस विदेश नीति के मामले में भी राजनीति देखती है और अपने लिए राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, और कहने के राजनीतिक रोटियां नहीं, कहने के चाउमीन के चक्कर में रहते हैं। क्योंकि नहीं, इससे पहले भी जो मुलाकातों के बाद भारत सरकार ने चीन को लेकर के दावे किए थे, वो दावे चीन ने झूठे साबित किए हैं, चीन ने दगा दिया। तो इस पर सवाल तो उठना ही है कि भाई अब क्या होगा, इस पर सवाल उठाया जाना गलत काम। तो अब प्रधानमंत्री जी बातचीत करेंगे, उसमें से रास्ता निकालेंगे, और जब रास्ता निकालेंगे उसका जो सब कुछ सारी जानकारी सारे देश के सामने साक्ष्य होगी, वो सारी जानकारी आएगी। परंतु क्या दूध का जला हुआ छाछ भी फूक कर पिएगा नहीं पिएगा, वो देखने वाली बात है। अब देखेंगे कि चाइना क्या करता है, कैसे कहता है, क्या हमारे टेबल पे क्या आता है क्या नहीं आता। परंतु हम चोरी छुपे कुछ नहीं करते। जैसे ये चोरी छुपे जाकर चाइनीज एम्बेसडर के यहाँ खाना खाते हो, फिर बताते नहीं, छुपा कर फिर जब वो पिक्चर सामने साक्ष्य होती तब मान्य करते, उस प्रकार नहीं। जो कुछ है देश के हित में सब कुछ सामने है। अजय जी। जी सिंह साहब जो बात कर रहे हैं तथ्यहीन बात कर रहे हैं। मालपुआ एक है और जो है आरोप दूसरे पर लगाए। सच्चाई इनको पता है। मैं तो पूछ रहा हूं, सच्चा प्रश्न है कि चारवाहे जो जाते थे बार बार, इन्हीं के सांसदों ने आरोप लगाया। गुरुंग हिल के पास में जो चारागाह जो हमारा था, क्या अब हम उस पर जा पाएंगे कि नहीं? हमारे जो परमवीर विजेता मेजर शैतान सिंह मरणोपरांत उनको परमवीर हमने दिया। बफर जोन सरकार जो है उसको उस पर नहीं जा पा रही थी हमारी सरकार, क्या अब हम जाएंगे कि नहीं? क्या ये जायज प्रश्न नहीं है? क्या इस पर बात रखना, यदि सरकार के विदेश नीति का क्रिटिसिज्म है और इसको ये विदेश नीति का क्रिटिसिज्म मानते हैं, तो भारत की आंतरिक जो है सुरक्षा पर बात आ जाएगी, अखंडता पर बात आएगी। इस पर कैसे समझौता हम कर लेंगे आपसे भाई? आपने खुद कहा था न कोई घुसा है न घुसा हुआ है। इतने सारे दावे मैंने आपको बताए। पेट्रोलिंग पॉइंट का मामला है, चारागाह का मामला है, डेप्सांग से लेकर डेमचोक तक के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। चुसूल में हेमलेट टॉप है, मुरप्पा है, रेजलांगला है, लेंजला है, इन सब पर टेबल टॉप है। क्या इस पर हम हमारे सेना जाएगी? इस पे मैं एक डिप्लोमेटिक आंसर ले लेता हूं। इस पे मैं एक डिप्लोमेटिक आंसर ले लेता हूं। मंजू सेठ जी को व्यस्तता के चलते कहीं जाना है, तो मैं उनका एक रिएक्शन ले लेता हूं। मंजू सेठ जी, सवाल ये उठता है कि मसले बहुत सारे हैं, जिस तरीके से अजय उपाध्याय गिना रहे हैं, जिस तरीके से सिद्धांत सिब्बल ने भी गिनाया हमारे संवाददाता ने। क्या इतने सारे मुद्दों पर भारत चीन को कन्विंस कर पाएगा? क्या दबाव बना पाएंगे हम इतने सारे मुद्दों पर चीन को रास्ते पर लाने में? बिल्कुल कोशिश तो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा दबाव डाल पाएंगे, क्योंकि अभी भी चीन का ये मानना है कि उनके पास अपर हैंड है, स्पेशली ट्रेड को लेके। लेकिन हाँ, उनकी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो थोड़ी डाउनवर्ड हो गई है, थोड़ा स्लो डाउन हो गई है। प्लस उनका दुनिया में जो उनका जो जिसको कहते हैं डेट लोन्स, डेट डिप्लोमेसी जो की है, वो ज्यादा सफल नहीं रही है और उनको मुश्किल आ रही है पैसा वापस आने में। प्लस उनके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है विद इन द कंट्री, तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देखने को आ रहे हैं। तो इसलिए वो अपना देखेंगे, अगर उनके हर हित में है तो बिल्कुल वो इंडिया की सब बातें मानेंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है सब बात पे हम उनको कन्विंस कर पाएंगे या अपना कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो मेन बेसिक मुद्दे हैं वो बिल्कुल आई थिंक उन पे वो जो सहमत हुए हैं, शायद एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म वो बिल्कुल उसको मानेंगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि ये इनके हित में है। और जो इंडिया ने उनकी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड के ऊपर थोड़ा सा रोक डाल रखी है, तो सब चीजें वो देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मुझे लग रहा है कि थोड़ा दबाव रहेगा उन पे कि हम इंडिया की बात मान लें और इंडिया के साथ एक अच्छा माहौल और एक अच्छा रिलेशनशिप बना के। ठीक है मंजू जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक तस्वीर लगातार पूरा देश देख रहा है कल से। मंगलवार की रात, यानी कल की रात, जब डिनर होस्ट किया पुतिन साहब ने और उसके बाद म्यूजिकल कंसर्ट हुआ, हमने देखा कि पूरे समय व्लादिमीर पुतिन के एक तरफ जिनपिंग थे और दूसरी तरफ मोदी थे, यानी कि व्लादिमीर पुतिन दोनों नेताओं के बीच में थे। इस तस्वीर से क्या संदेश जाता है? देखिए अनुराग जी, मैं बार बार ये कहूंगा कि चीन पर कोई हम भरोसा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं वो भरोसे को एक तरह से कहें कि रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो कोई ऐसा नहीं होता कि पक्का वाला भरोसा हो गया।
अभी आज की तारीख में ये जो ट्रायंगल है, ये जो व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग का है, ये ट्रायंगल वेस्ट के लिए एक अलग तरह की चुनौती पेश करता है। और नरेंद्र मोदी इस दुनिया के शायद अकेले ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जो ऐसी फाइन बैलेंसिंग कर रहे हैं जिसका मुझे तो कोई डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में नहीं याद आता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे कर पाया हो। आप जरा सोचिए, ईरान, जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, ये तीनों ऐसे एंगल हैं जिसको वेस्ट एकदम नापसंद करता है। नापसंद यहां इस हद तक करता है कि इनमें से दो देशों पर तो पूर्ण सैंक्शन है, रशिया और ईरान। इन दोनों के साथ भारत के रिश्ते हैं। वो सस्ता तेल खरीदता है, डिफेंस डील करता है, दूसरे तरह की डील्स करता है। इसके साथ ही अमेरिका के साथ वो क्या कर रहा है? अमेरिका के साथ वो सेमीकंडक्टर, न्यू एज टेक्नोलॉजी, इसको आप अगर यूं देखें तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जब 1989 में थियानमेन चौक पर चाइना ने 10,000 छात्रों को मार दिया, तब भी अमेरिका अपनी कंपनियों के हित में वहां गया। अमेरिका और चीन के कोई रिश्ते अच्छे नहीं रहे कभी, लेकिन उनकी कंपनियां वहां फलती फूलती रही। आज भारत उसका एक लिवरेज, एक उसकी उपयोगिता एक कहे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहा है, और चीन यही वजह है कि वहां बैठा हुआ है। कि दत्ता साहब, मेरा वही सवाल कि वो कमजोर है इसलिए झुका हुआ है, कोई चाल है उसका झुकना? देखिए, इसमें कमजोर और ताकतवर होने की बात नहीं है। ये आप ये मान के चले कि भगवान जो करता अच्छा करता है। ये अच्छा हुआ चीन ने हमको एक सरप्राइज दिया 2020 में कोविड के दौरान। अगर वो हमको सरप्राइज नहीं देता, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी फौज, हमारा इक्विपमेंट, हमारा जो मिरर डिप्लॉयमेंट, मिरर कैपेबिलिटी नहीं बनती। और इसके चलते आज के दिन में हिंदुस्तान की फौज दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, सेकंड लार्जेस्ट, और ताकत में चौथे नंबर पे हिंदुस्तान की फौज आके खड़ी हो गई है। और हमारा जो अपना सेल्फ रिलायंस है, हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, हमारी अपनी इक्विपमेंट, हमारी अपनी कैपेबिलिटी, इसको डेवलप किया गया है। और लद्दाख के इलाके में लड़ने के लिए जो स्पेशल टैंक और जो आर्मामेंट चाहिए, उसको हमने इजाद किया है। वो बन रहा है हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अंदर। अगर ये चीन नहीं करता तो हम वो शायद ना करते, लेकिन इसके करने से आज के दिन में भारत के अंदर वो भरोसा आ गया कि चीन आगे भी कोई गुस्ताखी करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बिल्कुल, और चीन भी इस चीज को समझ चुका है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सभी एक्सपर्ट ये मानते हैं कि बेशक भारत चीन को सबक सिखाने में कामयाब रहा है, लेकिन ये सबक चीन को वो लंबे समय तक याद दिला पाने में कामयाब हो, ये इस मुलाकात से अब तय हो जाएगा। जैसे ये द्विपक्षीय मुलाकात, ये बातचीत खत्म होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, हम आपको इसका पल पल का अपडेट सबसे पहले जी न्यूज तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ताल ठोके में इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। जी न्यूज़।